Assalamu alaikum. Today we are going to discuss a past paper scenarios of physiology, block 4. ठीक है, तो let's start. Bismillahirrahmanirrahim. तो first scenario is about a 40-year-old man develops micturition abnormality. He develops micturition abnormality after road traffic accident in which his spinal cord is damaged above sacral region. तो अगर आपने बुक में विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक साइड बॉक्स है, वहाँ पर 3 क्लिनिकल्स लिखे हुए हैं रिलेटेड टू द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, ठीक है, जिसमें और एटोनिक ब्लैडर है, ऑटोमेटिक ब्लैडर है और न्यूरोजेनिक ब्लैडर है, ठीक है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके सिनेरियोज ही फिजियो में ना इस मॉड्यूल में मोस्ट कॉमन रिपीट होकर आए हैं, ठीक है। तो ये आपने अच्छी तरह से कर लेना है, ठीक है। अब वो जो मैं आपको पूरा ही समझा देती हूँ। तो जो फर्स्ट कंडीशन है एटोनिक ब्लैडर, वो होता है कि अगर क्योंकि सैक्रल सेगमेंट से हमारे पास पैरासिम्पैथिक सप्लाई आ रही होती है यूरिनरी ब्लैडर को, तो अगर सैक्रल सेगमेंट्स डैमेज हों या सेंसरी नर्व डैमेज हो, जो कि लेकर सेंसरी एफरेंट फाइबर्स जो लेकर आ रही है यूरिनरी ब्लैडर से स्पाइनल कॉर्ड तक, वो डैमेज हो, तो हमारे पास एटोनिक ब्लैडर होता है, ठीक है। और अगर सेकंड कंडीशन है जो हमारा ऑटोमेटिक ब्लैडर होता है, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर सेगमेंट्स जो होते हैं ना, वहाँ पर डैमेज आता है, ठीक है, अबव सैक्रल सेगमेंट्स, ठीक है, तो उसको हम ऑटोमेटिक ब्लैडर कहते हैं। और थर्ड होता है कि जो ब्रेन से इनहिबिटरी सिग्नल्स आ रहे होते हैं कॉन्टीन्यूसली, जो मैच्योरेशन को रोक कर रखते हैं, वो हमारे पास जो डैमेज हो, अगर उसमें ब्रेन का कोई डैमेज हो सकता है, उसमें यूजुअली ब्रेन का ही डैमेज होता है, तो वो वाले सिग्नल्स अगर डैमेज हो तो न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो जाता है, जो कि अनइनहिबिटेड न्यूरोजेनिक ब्लैडर उसको हम कहते हैं। तो ये 3 कंडीशंस हैं। इस कंडीशन में चूंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अबव सैक्रल सेगमेंट डैमेज हुआ है, तो इट मीन्स ये ऑटोमेटिक ब्लैडर है, ठीक है। नेम द मिक्चुरेशन एब्नॉर्मैलिटी ही लाइकली टू हैव ऑटोमेटिक ब्लैडर, ठीक है, विच इज कॉज्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड डैमेज अबव सैक्रल सेक्शन। गिव द फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ दिस कंडीशन, ठीक है। फिजियोलॉजिकल बेसिस क्या है, क्योंकि जब हमारे पास जो सैक्रल सेगमेंट्स हैं ना, जो सैक्रल सेगमेंट्स हैं, वहाँ से उसको पैरासिम्पैथिक सप्लाई आ रही है, ठीक है। अब अगर हमारे पास सैक्रल सेगमेंट से अबव रीजन पर डैमेज होता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ऑटोमेटिक ब्लैडर। एंड क्योंकि जो सैक्रल सेगमेंट से ऊपर वाले सेगमेंट्स हैं, उसमें लंबर सेगमेंट्स हैं और थोरेसिक सेगमेंट्स हैं, वहाँ से आ रही होती है सिंपैथेटिक सप्लाई टू द ब्लैडर, और सिंपैथेटिक सप्लाई टू द ब्लैडर ब्लैडर को यूरिन को होल्ड करने में जो है वो सपोर्ट करती है, ठीक है। तो अगर वो नहीं होगी तो ब्लैडर यूरिन को सपोर्ट नहीं करेगा और मिक्चुरेशन एब्नॉर्मैलिटीज़ यानी ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन और जो है वो इनकॉन्टिनेंस स्टार्ट हो जाएगी। दैट्स वाई जो इसकी फिजियोलॉजिकल रीज़न है वो ये है। अभी आगे यहाँ पर लिखी हुई भी आएगी, बिकॉज आगे भी इसका सिनेरियो है। नेक्स्ट है एलैबोरेट द रोल ऑफ हायर सेंटर्स इन फाइनल कंट्रोल ऑफ मिक्चुरेशन। हायर सेंटर्स नॉर्मली इनहिबिट कर रहे होते हैं और इन ऑल कंडीशंस। जब हम कॉन्शियसली कहते हैं कि नाउ वी हैव टू यूरिनेट, तो फिर जो है जब कॉन्शियस कंट्रोल की इनहिबिशन, यानी वो उस इनहिबिशन को ख़त्म कर देते हैं एट द लेवल ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो वो इनहिबिशन खत्म होती है तो फिर मिक्चुरेशन होती है। दिस इज़ द फाइनल कंट्रोल, और जो कि मेडेला से हो रही होती है। ये भी आगे आएगा, बट मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट सिनेरियो इज अबाउट 12-year-old बॉय प्रेजेंटेड द मेडिकल ओपीडी विद कंप्लेंट्स ऑफ हाई ग्रेड फीवर, फ्लैंक पेन, ऑलिग्यूरिया एंड पेरी ऑर्बिटल पफनेस। फ्लैंक पेन होती है लंबर पेन, ये यूजुअली किडनी पेन होती है। एंड ऑलिग्यूरिया भी है उसको, ठीक है, लेस देन नॉर्मल यूरिन है, पेरी ऑर्बिटल पफनेस है, यानी उसको एडिमा हो रहा है अराउंड द आइज। द हिस्ट्री रिवील्स अ रीसेंट हिस्ट्री ऑफ फेरेंजाइटिस, उसको फेरेंजाइटिस भी था, इससे पहले फेरेंजाइटिस यानी फेरिंग्स का इन्फेक्शन था, इन्फ्लेमेशन थी। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन अ डायग्नोसिस ऑफ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाज मेड बाय द फिजिशियन, यानी उसको उसका डायग्नोसिस ये बनाया गया कि उसको उस इन्फेक्शन की वजह से उसके बाद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, यानी किडनीज के अंदर ग्लोमेरुलस वाले रीजन में इन्फ्लेमेशन हो गई है। तो जब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है तो वो कह रहे हैं व्हाट विल हैपन टू द जीएफआर ऑफ द पेशेंट एंड हाउ। अगर आपने ये मैंने सारा जो पैथोलॉजी का टॉपिक है ब्लॉक 4 में, उसमें सारा ये डिटेल से बताया हुआ है, ठीक है। तो आप वो वाली वीडियो जाके माइनर्स ब्लॉक 4 वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इन्फ्लेमेशन हो जाती है, चूँकि ग्लोमेरुलस की मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ, तो उसकी वजह से जो फिल्ट्रेशन है वो कम हो जाती है और जीएफआर भी फिर कम हो जाता है, ठीक है। हाउ का आंसर आपको वहाँ से मिल जाएगा, और मैंने भी बता दिया, क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, पोर्स का साइज़ कम हो जाएगा, वहाँ पर डिफरेंट वाइट ब्लड सेल्स की इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है वो फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा। उसके बाद है मेक अ फ्लो चार्ट टू शो हाउ मैकुलर डेंसा फीडबैक फॉर ऑटो रेगुलेशन ऑफ जीएफआर। एग्जैक्टली इसी नेम से मैकुलर डेंसा फीडबैक फॉर ऑटो रेगुलेशन ऑफ जीएफआर गाइटन में फ्लो चार्ट बना हुआ है। गो एंड ओपन दैट फ्लो चार्ट, इंपॉर्टेंट है, उसको मार्क करें और उसको जो है वो लर्न कर लें, ठीक है। अगर आपको मैं समझाऊँ तो मैकुलर डेंसा हमारे पास डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, लेट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर नॉर्मली क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, बट एट अ रीजन we have a simple columnar epithelium, and at that region the distal convoluted tubule is in close approximation to the efferent arteriole, ठीक है। और ये इसके सिंपल कलमनर सेल्स को एट दैट टाइम हम मैकुलर डेंसा सेल्स कहते हैं। दिस सेंस द ऑस्मोलैरिटी ऑफ ट्यूबुलर फ्लूइड, अगर उसमें हमारे पास उसकी ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल से कम है तो वो डिटेक्ट करते हैं
और जीएफआर की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं, और डिटेक्ट करने के बाद वो इफरेंट आर्टीरियोलर कंस्ट्रिक्शन या डायलिटेशन करवाते हैं और रेनिन सिक्रीट करवाते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोलैरिटी। अगर कम होगी तो रेनिन की सिक्रीशन होगी और इफरेंट आर्टीरियोलर कंस्ट्रिक्शन कॉज करेंगे। ठीक है, तो ये आपको फ्लो चार्ट में मिल जाएगा। उसके बाद है आउटलाइन द रीनल ट्यूबुलर हैंडलिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन एंड बाइकार्बोनेट आयन रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये भी सिंपल गाइडेंस के अंदर हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन और बाइकार्ब की रीअब्जॉर्प्शन का बताया हुआ है कि हम कैसे किडनीज के अंदर इस चीज़ को रेगुलेट करते हैं। अगर मैं आपको इन शॉर्ट थोड़ा सा बताऊँ कि अगर ये हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल्स हैं और ये हमारे पास एक सेल है प्रॉक्सिमल का, ये लेट डिस्टल डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का, तो क्या होता है कि यहाँ से प्रोटॉन सिक्रीट किया जाता है। जो जीएफआर से बाइकार्ब आ रहा होता है ना, ये प्रोटॉन और वो जो बाइकार्ब आ रहा है, ये दोनों मिलते हैं विद इन द ट्यूबुलर फ्लूइड। ठीक है, ये दोनों मिलकर बना देते हैं कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये जो कार्बोनिक एसिड है फिर ये ब्रेक डाउन होती है इसकी बायोल्यूमिनल कार्बोनिक एनहाइड्रेस और ये कन्वर्ट हो जाता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है इनटू द सेल। ठीक है, जब ये सेल के अंदर आती है तो सेल के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है ये उसके साथ मिलती है, अगेन कार्बोनिक एसिड बनता है, फिर अगेन ये कार्बोनिक एसिड ब्रेक डाउन होती है इसकी इन दोनों चीज़ों में। ठीक है, जो प्रोटॉन होता है वो बाहर वापस रिलीज़ कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर रिलीज़ किया गया, और जो है बाइकार्ब उसको सेल के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। सो दैट्स हाउ रिलीज ऑफ प्रोटॉन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्ब इज बीइंग टेकन प्लेस। ठीक है, इस तरह से होती है इनकी एब्जॉर्प्शन। Then we have next scenario. A 34-year-old man is worried about the excessive amount of urine by his passing quantity बताई हुई है and extensive thirst that make him drink almost a gallon of water daily. His complaint started after a roadside accident in which he got severe head injury but survived. Head injury होगी उसको, लेकिन वो सर्वाइव कर गया। यहाँ पे कोई इनकॉन्टिनेंस नहीं है, इसका मतलब हमारे पास और एटॉनिक ऑटोमेटेड या दूसरी जो न्यूरोजेनिक ब्लैडर है उसके कोई हिस्ट्री नहीं है, उसके कोई कंडीशन नहीं है, तो वो नहीं हो सकता। दूसरी बात, हेड इंजरी है तो यूरिया अगर एक्सेसिव पॉलीयूरिया है और पॉलीडिप्सिया है यानी एक्सेसिव थर्स्ट है, ये कंडीशन देखें, उसको एक्सेसिव थर्स्ट भी है, एक्सेसिव यूरिन भी है, पॉलीयूरिया भी है, और उसको एक्सेसिव पॉलीफेजिया भी होगा, एक्सेसिव, तो उसको जो है वो पॉलीयूरिया भी है, पॉलीडिप्सिया भी है विच इज़ एक्सेसिव थर्स्ट, और पॉलीफेजिया भी होगा। तो दो कंडीशंस आपको बताई हैं। ऐसी कौन सी किडनी की कंडीशन है जिसमें ये सब कुछ होता है? दो कंडीशंस में होता है किडनी की, एक किडनी की कंडीशन होती है और एक वैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। डायबिटीज़ में, डायबिटीज़ मेलाइटिस में और डायबिटीज़ इंसिपिडस में, इन दोनों डिजीज़ में ये सिम्टम्स होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटस यहाँ इसलिए नहीं है बिकॉज यहाँ पर उसको ये नहीं बताया गया कि उसको एक्सेसिव हाइपरग्लाइसीमिया हुआ है या उसको शुगर थी या उसकी हिस्ट्री थी ऐसी, वरना कोई ना कोई आपको शुगर लेवल दिया होता है या उसकी हिंट दी होती कि उसको डायबिटीज़ है। बट यहाँ पर उसको डायबिटीज़ नहीं है, उसको हेड इंजरी हुई है, उसके बाद से उसको ये सारा कुछ हो रहा है। और डायबिटीज़ मेलाइटस में हेड इंजरी का कोई लिंक नहीं है, बट डायबिटीज़ इंसिपिडस में है, बिकॉज डायबिटीज़ इंसिपिडस में दो तरह की डायबिटीज़ इंसिपिडस होती है, वन इज़ सेंट्रल या जिसको हम वन इज सेंट्रल एंड द अदर वन इज नेफ्रोजेनिक, जो किडनीज के लेवल पर होती है। तो हेयर द केस इज ऑफ सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, जिसको हम न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस भी कहते हैं। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस में यहाँ पर क्या हो रहा है कि हेड इंजरी की वजह से जो हमारे पास हाइपोथैलेमस है वो इंजर हुआ है, उसकी इंजरी हुई है, और उसकी इंजरी की वजह से, और उस इंजरी की वजह से हमारे पास एडीएच की सिक्रीशन नहीं हो रही, जिसकी वजह से ही हैज़ पोलीयूरिया, क्योंकि वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, और उस पोलीयूरिया की वजह से जब बॉडी से एक्सेसिव वाटर लॉस हो रहा है तो बॉडी को डिहाइड्रेशन का सिग्नल मिला है और ब्रेन में थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट हो गया, दैट्स वाई उसको एक्सेसिव थर्स्ट भी हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो हमारा डायग्नोसिस है सेंट्रल न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ऑफ सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज एंड एक्शंस ऑफ द हार्मोन डेफिशिएंसी इन दिस केस। तो हमारे पास उसकी सिंथेसिस कहाँ हो रही है? हाइपोथैलेमस में होती है। ठीक है, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस में, और स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और वहीं से रिलीज हो जाता है इनटू द सर्कुलेशन। ठीक है, और एक्शन उसका कैसे है? साइक्लिक एम्पी मीडिएटेड एक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, और वो आगे आपका सिंपल जो गाइडेंस से क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, रेगुलेशन फैक्टर्स हैं कि उसको कौन सी चीज़ उसको स्टिमुलेट करती है। So the next scenario is about a man of 40 years which has spinal cord damage above the sacral region. Again, वही scenario है, which is type of abnormality of maturation the man is likely to have. यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, that is automatic bladder, क्योंकि sacral region के above ही damage हुआ है same। तो इस abnormality के features क्या क्या होंगे? Inability to initiate maturation, detrusor। ठीक है, उसके बाद है यूट्रिसर की टोन ख़राब हो जाएगी, एब्सेंट ऑफ बल्बो केवर्नस एंड सुपरफिशियल एनल रिफ्लेक्स, पर्सन लूजेस ब्लैडर कंट्रोल। अच्छा, ये जो फीचर्स हैं ये आप बुक से देखकर लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर जो लिखे हुए हैं ये जो बुक में लिखे हैं उनके अलावा भी हैं, तो बुक वाले आप लिख देंगे तो दैट्स इनफ। Next scenario है, a 60 years old male who is known cause of diabetes and hypertension for a long time presents with generalized edema, nausea, vomiting, mental deterioration, confusion and sudden collapse passing on to the deep coma. Lab investigations reveal
उसकी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बहुत हाई है, सीरम क्रिएटिनिन हाई है, पीएचबी जो है वो लो हुई है, एसिडोसिस भी हुआ है। ठीक है, तो आपने बताना है कि डायग्नोसिस क्या है। ठीक है, अब आपको जो है वो यूरिया और क्रिएटिनिन के लेवल्स दिए गए हैं और बताया गया कि वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। ठीक है, इट मीन्स कि वो एक्सक्रीट नहीं हो रहे एंड देयर इज़ समथिंग विद द किडनीज, तो देयर इज़ क्रोनिक रीनल फेलियर। ठीक है, और क्रोनिक हमने क्यों कहा है, एक्यूट क्यों नहीं कहा, बिकॉज वो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का बहुत अरसे से मरीज है, तो बहुत अरसे से ये डैमेज स्लोली स्लोली चल रहा है, दैट्स वाई क्रोनिक रीनल फेलियर है। तो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस ऑफ ऑलमोस्ट दिस ऑलमोस्ट टर्मिनल कंडीशन ऑफ द पेशेंट एंड हाउ हैज द फिजियोलॉजी बीन चेंज्ड बाय दिस डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं, जनरलाइज्ड एडीमा ड्यू टू वाटर एंड सॉल्ट रिटेंशन बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन, क्योंकि उसको कॉन्टिन्यूसली हाइपरटेंशन थी, तो कॉन्टिन्यूसली उसकी सॉल्ट और वाटर रिटेंशन हो रही थी विद इन द बॉडी ड्यू टू दैट हाइपरटेंशन, और इस वजह से उसको एडीमा हो गया, और वो भी जनरलाइज्ड एडीमा हो गया। यूरीमिया होता है कि ब्लड में ज़्यादा यूरिया होता है, जब ब्लड में ज़्यादा यूरिया होगा तो यूरिया इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस, और ये हमारे पास जो है वो ये हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज करना स्टार्ट करेंगे, और ब्रेन में दे कॉज नोजिया, वॉमिटिंग, मेंटल रिटोरिएशन एंड कन्फ्यूजन। ठीक है, उसके अलावा किडनी फेल्स टू फंक्शन बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, एसिड्स accumulate इन द बॉडी फ्लूइड्स, द बफर्स ऑफ बॉडी फ्लूइड्स नॉर्मली बफर, यानी जितनी उनकी कैपेसिटी थी नॉर्मल बफर्स की उससे एक्सीड कर गई है, बिकॉज दिस इज क्रॉनिक कंडीशन। डायबिटीज़ की वजह से भी किडनी को डैमेज हो रहा है, हाइपरटेंशन की वजह से भी हो रहा है, और इन दोनों के जो बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ड्यू टू इन दीज कंडीशन, तो वो सारे भी किडनी को डैमेज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली किडनी जो है वो फेलियर की तरफ चली गई है। Next question is about a 2-year-old child is evaluated for difficulty in swallowing. He regurgitates food, solid food, and vomits frequently. X-ray study shows dilate lower part of esophagus. What is the most likely diagnosis? ऑब्वियसली ये एच एल्सिया का केस है, क्यों, क्योंकि एक तो देखें उन्होंने कहा है कि वो रिगर्जिटेट कर जाता है और उसका डायलेटेड है लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस विच इज नोन एज मेगा इसोफेगस। ठीक है, तो ये एच एल्सिया वाला केस है, और ये जो क्लिनिकल्स हैं लास्ट पार्ट में जीआईटी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये वाला और अल्सर वाला, गैस्ट्रिक अल्सर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये अपने अच्छे से कर लेने हैं। आपने डायग्नोसिस बता दिया, आपने उसकी पैथोफिजियोलॉजी बतानी है। पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है कि इस कंडीशन में जो लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस पर लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स नहीं हो पाता, बिकॉज ऑफ सर्टन नर्व डैमेज हो सकता है, माइंटाइक प्लेक्सस की एब्सेंस हो सकती है, कोई और पैथोलॉजी हो सकती है, जिसकी वजह से फूड वहाँ स्टमक में जा नहीं पाता और वो वाला पार्ट इसोफेगस का डायलेट होने लग जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से डिस्फेजिया, रिगर्जिटेशन ऑफ फूड, वॉमिटिंग, ठीक है, ये सारा कुछ हो जाता है। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट क्या है कि हम न्यूमैटिक डायलेटेशन ऑफ स्फिंक्टर यानी सर्जिकली उसको डायलेट करें, कोई ऐसी मेडिसिन दें जिससे वो डायलेट हो, अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लेमेशन की वजह से वो ऐसा हुआ है तो एंटीबायोटिक से उसको ट्रीट करें। ठीक है, सो दिस इज अबाउट इट, फंक्शंस ऑफ कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन, तो ये आप खुद कर लेंगे। नेक्स्ट सिनेरियो इज अ 2-year-old चाइल्ड इज evaluated फॉर डिफिकल्टी इन swallowing, she regurgitates solid food, अगेन ये भी वही सिनेरियो है और वही इसके जो हैं वो फीचर्स हैं, वही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। Next question is about a person is diagnosed to have a gastric ulcer on endoscopy, which is the pathophysiology of this disease. तो गैस्ट्रिक अल्सर हमारे पास, ये मैंने एनाटमी वाले पोर्शन में भी बताया था, वहाँ भी सिनेरियो आया हुआ था गैस्ट्रिक अल्सर का। तो गैस्ट्रिक अल्सर क्यों होता है, या तो जो स्टमक की म्यूकोजल बैरियर है उसमें कहीं ब्रीच आ जाए, उसकी वजह से अल्सर हो सकता है, या एसिड बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा हो तो अल्सर हो सकता है। गैस्ट्रिक अल्सर के सिनेरियो में ये तो बिल्कुल सिंपल है कि डायग्नोसिस उन्होंने खुद बना कर दिया हुआ है, अगर आपको खुद डायग्नोसिस बनाना पड़े तो उसमें आपने याद रखना है कि आफ्टर टेकिंग फूड जो पेन होती है, गैस्ट्रिक पेन, वो वर्सन होती जाती है बिकॉज एसिड सिक्रीशन ऑन टेकिंग फूड ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी उन्होंने पूछी है कि ड्यू टू एक्सेसिव गैस्ट्रिक जूस, जो पाइलोरिक पोर्शन ऑफ स्टमक होता है, डिडनम होती है, सॉरी यहाँ पर गैस्ट्रिक अल्सर है तो हम स्टमक की बात करेंगे, वहाँ पर क्या होता है कि सिक्रीशंस की वजह से जो वॉल है उसकी डिटोरिएशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, प्रोटेक्शन खत्म होती जाती है, इम्बैलेंस हो जाता है बिटवीन रेट ऑफ सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अफोर्डेड बाय म्यूकोजल बैरियर, जिसकी वजह से जो है वो ब्रीच आने लग जाता है मेम्ब्रेन के अंदर। उसके बाद एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ एसिड एंड पेप्सिन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है बाय एज, पाइलोराई, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी कॉमन है। उसके अलावा अल्कोहल और एस्पिरिन और स्मोकिंग, ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एस्पिरिन असल में क्या करती है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ एस्पिरिन और अल्कोहल जो म्यूकोजल बैरियर है उसको वीक कर देते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल एसिड कंसनट्रेशन भी डैमेजिंग हो जाती है और अल्सर कॉज करती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट इज द इंटेस्टाइन नॉर्मली हैंडल द एक्सेसिव एसिडिटी इन काइम बाय द सिक्रीशन ऑफ बाइकार्ब फ्रॉम द पैंक्रियाटिक जूस, वहाँ पर उस वजह से वो जो न्यूट्रलाइजेशन होती है वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, वही इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। दैट्स ऑल अबाउट द सिनेरियोज ऑफ फिजियोलॉजी। जो पीएच वाले सिनेरियोज थे वो फिजियोलॉजी में भी एक दो थे जो मैं क्योंकि ऑलरेडी बायोकेम में कवर कर चुकी थी, सो दैट्स वाई मैंने वो यहाँ पर ऐड नहीं किए हैं। अगर आपने वो सुनने हैं तो आप बायोकेम वाली सिनेरियोज वाली ब्लॉक 4 की वीडियो में देख सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, अल्लाह हाफिज़।